हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। समझेंगे कि आर्कियोप्टेरिक्स को कनेक्टिंग लिंक हम क्यों बोलते हैं, कि ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। ऐसे कौन कौन से फीचर्स है इसके अंदर जो रेप्टाइल से मैच करते हैं, और ऐसे कौन से फीचर हैं जो बर्ड से मैच करते हैं। उन सभी को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए कंप्लीट लाइव कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर हम आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं और आप रियल टाइम में सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो बैच है हमारा वो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 मार्च से हमारा ये लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं और समझते हैं इसके मेन फीचर्स और क्यों जो आर्कियोप्टेरिक्स है उसको हम रेप्टिलिया और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। इन सभी चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे। यानी आर्कियोप्टेरिक्स को बेसिकली हम क्या है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बोलने के लिए हमें कुछ एविडेंसेस देने पड़ेंगे, कुछ हमें ऐसी चीजें बतानी होगी, दिखानी पड़ेंगी, यानी सबूत देने पड़ेंगे कि इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि हाँ अरे इसके अंदर ये कैरेक्टर्स मैच कर रहा है, इसके अंदर ये कैरेक्टर मैच कर रहा है, इसकी वजह से इसको क्या कर दो रेप्टाइल से में रख सकते हैं, इसकी वजह से इसको बर्ड्स में रख सकते हैं। ठीक है, सो इसी के बेसिस पे उन सारे कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जो हम आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे एविडेंसेस जो बेसिकली आपके फॉसिल्स को देख के मिलते हो। ठीक है, यानी फॉसिल्स को हमने स्टडी किया और फॉसिल्स के स्टडी के बेसिस पे हमें कुछ एविडेंसेस मिले और उस एविडेंसेस के बेसिस पे हमने एक कंक्लूजन निकाला। ठीक है, सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब होता है एविडेंसेस फ्रॉम द फॉसिल्स। ठीक है, अब फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स आई थिंक आपको पहले से पता होना चाहिए। फॉसिल्स का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेड हो चुका होता है, डिके हो रहा होता है, तो उसकी जो बॉडी है उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। चाहे कैसे भी प्रिजर्व करे, सपोज करो कि बर्फ के अंदर दबी रह गई तो बर्फ की वजह से प्रिजर्व हो गई, या फिर बात कर लेते हैं मिट्टी के अंदर दबी रह गई या उसके इम्प्रिंट्स हो गए। ये सारे के सारे किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं? फॉसिल्स के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? फॉसिल्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स का मतलब होता है एनीथिंग विच रिमेन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। हर वो चीज जो किसी एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और उसके मरने के कई साल बाद हमें मिल रही है, तो बेसिकली हम उसको फॉसिल्स ही बोलने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो आज हम बात करेंगे, जो यहाँ पर हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? फॉसिल्स की स्टडी करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे या फिर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यानी फॉसिल्स को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है उसके अंदर क्या है आपका, कि बर्ड से रिलेटेड भी शो करता है और रेप्टिलियन से भी जो रिजेंबलेंस है वो शो करता है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका पैलेंटोलॉजी है, पैलेंटोलॉजी का मतलब है कि अगर फॉसिल्स की स्टडी को हम करें तो फॉसिल्स की स्टडी करने से हमें बेसिकली एक थर्ड लाइन का प्रूफ मिलता है। थर्ड लाइन का मतलब क्या है? इससे पहले दो प्रूफ हम और डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। एक क्या हो जाएगा आपका? एनाटॉमिकल। एक हो जाएगा एनाटॉमिकल एविडेंस, एक हो गया एनाटॉमिकल एविडेंस। ये बेसिकली क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ प्रूफ बनाता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ प्रूफ है, यानी कि बॉडी के एनाटॉमी के बारे में स्टडी करके हम बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। दूसरा क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपका सेकेंड लाइन ऑफ प्रूफ को बनाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको उसके बारे में याद रखना है। अब बर्ड्स के जो फॉसिल्स होते हैं, बर्ड के फॉसिल से पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा मुश्किल काम क्यों है? क्योंकि जो मैक्सिमम बर्ड्स हैं उनकी जो लाइफ है वो आर्बोरियल होती है। ठीक है, आर्बोरियल का मतलब क्या है कि ये जो मैक्सिमम लाइफ है ये पेड़ों के ऊपर होता है। ठीक है, पेड़ों पे ऊपर जो लाइफ व्यतीत करते हैं उनको आर्बोरियल लाइफ बोलते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम लाइफ इनका कैसा होता है? आर्बोरियल होता है।
उसके अलावा जो इनकी जो स्केलेटन है वो भी काफी सॉफ्ट होते हैं। अब क्योंकि ये आर्बोरियल लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अलावा इनका जो स्केलेटन है वो भी सॉफ्ट है, तो उसके बेसिस पे होगा क्या कि अगर ये मरते हैं और इनका जब फॉसिल बनेगा, जब ये डिग्रेड होंगे, तो क्योंकि इनका स्केलेटन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो लंबे समय के बाद ये क्या है, पूरी तरीके से डिग्रेड हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे। तो इसीलिए क्या है, हमें इसके जो बहुत अच्छे या बोल सकते हैं बहुत इंटेक्ट फॉसिल्स नहीं मिल पाए, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि डिग्रेडेड फॉसिल्स हमें मिल पाए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि इनका जो फॉसिल्स है वो बहुत ज्यादा वेल डिमार्केटेड नहीं है, उसके बेसिस पे क्या है कि हमारे पास इसको फॉसिल्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसीलिए क्या है कि रेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम बर्ड्स के जो फॉसिल्स हैं उसको आसानी से प्रिजर्व कर सके, क्योंकि इनके जो फॉसिल्स है बहुत ज्यादा सॉफ्ट, या इनके जो स्केलेटन है बहुत सॉफ्ट होने की वजह से इनको थोड़ा प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि अगर सबसे पहले अगर कोई अर्लीस्ट नोन बर्ड के अगर बारे में बात करते हैं, तो हमारे ध्यान में या फॉसिल रिकॉर्ड के बेसिस पे हम सिर्फ एक ही चीज को बता सकते हैं, और वो आपका क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका है, ठीक है। यानी अगर हमें फॉसिल्स के बेसिस पे, फॉसिल्स के रिकॉर्ड के बेसिस पे अगर हमें पहला या अर्लीस्ट नोन बर्ड के बारे में जानना हो, तो वो अर्लीस्ट नोन बर्ड कौन होगा हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, और इसका सिंपल मतलब होता है एंशिएंट विंग। इसका मतलब क्या होगा, एंशिएंट विंग होता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम सबसे पहली बात करें कि ये जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है, इसको सबसे पहले कब कब देखा गया, तो आप बता सकते हो कि लेट जुरासिक पीरियड होगा। लेट जुरासिक पीरियड के अंदर इसको ऑब्जर्व किया जा सकता था, यानी आज से लगभग 140 मिलियन ईयर अगो, यानी आज से 140 मिलियन ईयर अगो लेट जुरासिक पीरियड के अंदर हमें आर्कियोप्टेरिक्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो फॉसिल्स है, इसकी डिस्कवरी बेसिकली एंड्रीज वैगनर ने की थी 1869 में, और वो भी कहां पे की थी, बेसिकली क्वेरी में की थी। क्वेरी का मतलब होता है जहां पे पत्थर वत्थर ये सब चीजें टूटती फूटती है, वहां पर बेसिकली इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। और वो जगह कहां पे थी, आपकी जर्मनी वो जगह थी जहां पर ये एंड्रीज वैगनर थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये चीज आपको याद रखना है। और जो इसका सेकंड स्केलेटन है या जो सेकंड फॉसिल है, वो भी लगभग सेम लोकेलिटी के अंदर ही देखा गया था। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, अब जनरली ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा बेसिकली आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको टेरेस्ट्रियल बर्ड्स के फीचर्स देखने को मिलता है, और इसका जो साइज है वो क्या है, क्रो के जैसा है, जहां पर यहां पर आपको एक लंबा सा टैपरिंग टेल देखने को मिलेगा, आगे से लंबा और पीछे से एकदम चपटा टेल, या फिर बोल सकते हैं नुकीला जैसा टेल देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली एक टिपिकल डायनासोर के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान से याद रखना है कि ये जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है, इसको हम प्रिमिटिव बर्ड बोलते हैं, या इसको हम ऐसा मानते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है या ट्रांजिशनल स्टेज है, किसके किसके बीच में, रेप्टिलियंस और बर्ड्स के बीच में, ठीक है। यानी ये जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है, इसके अंदर रेप्टिलियन कैरेक्टर भी है और एवियन कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि कौन से ऐसे रेप्टिलियन कैरेक्टर हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे कौन से बर्ड के कैरेक्टर हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर रेप्टिलियन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो इसको ये प्रूव करते हैं कि एक रेप्टाइल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर इनकी बॉडी के ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिल जाता है, और स्केल आपको इसकी बॉडी पर भी देखने को मिल जाएगा और लिम्स पर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे रेप्टाइल्स की बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे यहां पर भी आपको क्या है, स्केल्स देखने को मिल जाता है। तो लिम्स पे भी और बॉडी पर भी स्केल्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो बोन्स होते हैं, ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसका जो बोन है वो न्यूमेटिक नहीं होता, या न्यूमेटिक का मतलब हॉलो नहीं होता, क्योंकि बर्ड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि बर्ड्स के जो बोन होते हैं वो हॉलो होते हैं, न्यूमेटिक होते हैं, बट ये कैसा है, हॉलो नहीं होता है, नॉट होलो बोन, होलो बोन,
यानी इनका जो बोन है वो होलो नहीं होता, खाली अंदर से खोखला नहीं होता, उसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्योंकि बोन मैरो प्रेजेंट है तो इनके जो हड्डियां हैं उनको हैवी बना देगा, तो फ्लाइट में दिक्कत होगी, तो ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके बोन्स के अंदर आपको बोन मैरो देखने को मिलता है, वो न्यूमेटिक नहीं होते, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग जॉ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको होमोडॉन टाइप के टीथ देखने को मिलेंगे जो कि सॉकेट के अंदर धंसे हुए होते हैं। तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर बेसिकली होमोडॉन टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं, लेकिन बर्ड्स के अंदर टीथ नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि जो पीछे की तरफ जो कॉर्डल वर्टिब्री है, यानी जो इसके पूंछ के अंदर जो वर्टिब्री होता है उसको क्या बोलेंगे, कॉर्डल वर्टिब्री है, ठीक है। उस कॉर्डल वर्टिब्री के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, 20 कॉर्डल वर्टिब्रीज फ्री देखने को मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको लॉन्ग टैपरिंग लिजार्ड लाइक के टेल देखने को मिलता है और इसके अंदर लगभग 20 कॉर्डल वर्टिब्री फ्री होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जो टेल प्रेजेंट है उसके अंदर आपको किसी भी तरीके का पाइगो स्टाइल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये जो पाइगो स्टाइल स्ट्रक्चर है वो टेल वाले रीजन में होता है और ये बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं प्रेजेंट है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि पाइगो स्टाइल यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करें तो यहाँ पर जो सर्वाइकल वर्टिब्री भी है वो क्या है, किसी दूसरे बर्ड के कंपैरिजन में कम होता है और लगभग 9 से 10 ही उसके नंबर होते हैं। यानी यहाँ पर जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो कितने होंगे, सिर्फ 9 से 10 के बीच में होते हैं, यानी बाकी जो दूसरे बर्ड्स हैं उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर आप देखोगे ये किसी भी तरीके का कोई भी फ्यूजन देखने को नहीं मिलता, यानी जो ट्रंक रीजन है उस ट्रंक रीजन के अंदर कोई भी फ्यूजन नहीं होगा, किसका, सैक्रल वर्टिब्री का, यानी सिन सैक्रम जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये सिन सैक्रम स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इसको आप बेसिकली जो हम मेरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवीज वाला जो लेक्चर है उसको जाके देख सकते हो, जहां पर हमने जो बर्ड्स के कैरेक्टर्स हैं उसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है। तो एक बार जाके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, सो दैट कि ये जो वीडियो है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, सारे जो लिंक्स है वो आप इजीली स्टैब्लिश कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे सेफनोडॉन के अंदर जो वर्टिब्री एम्फीसिलस टाइप का होता है, उसी तरीके से यहां पर भी जो सेंट्रा ऑफ वर्टिब्री होता है वो भी एम्फीसिलस टाइप का ही होगा। अब ये एम्फीसिलस क्या होता है इसके बारे में भी मैंने वर्टिब्रीज जब पढ़ा रहा था, जो बेसिकली हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला जो चैप्टर है जिसके अंदर हमने वर्टिब्रीज पढ़ा है, वहां पर भी मैंने एम्फीसिलस टाइप का स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब किया था, तो एक बार जाके आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो सर्वाइकल और एब्डोमिनल रिब्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे सेफनोड्रॉन और क्रोकोडाइल्स में होते हैं, यानी बिल्कुल आपको रेप्टिलियन कैरेक्टर जैसा शो करता है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि इन एडिशन टू सिंगल हेडेड थोरेसिक रिब विदाउट द यूनिसिनेट प्रोसेस, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर जो रिब्स होते हैं थोरेसिक रिब्स, उसके अंदर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम यूनिसिनेट प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो अनसिनेट प्रोसेस है बेसिकली बर्ड्स के अंदर वेंटिलेशन, इसको बर्ड्स के अंदर क्या है, वेंटिलेशन के अंदर मदद करता है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर आपको थोरेसिक रिब के अंदर किसी भी तरीके का अनसिनेट प्रोसेस देखने को नहीं मिलता, इस तरीके से स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो इनका स्टर्नम है वो भी बहुत पुअरली डेवलप होगा और उसके अंदर कील्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये कील क्या है, ये कील स्ट्रक्चर आपको बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है जब स्टर्नम क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। बर्ड्स के अंदर क्या है, जब स्टर्नम बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कील बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कील का काम होता है ये फ्लाइट मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कील का काम क्या होता है, प्रोवाइड attachment to the फ्लाइट मसल्स, ये फ्लाइट मसल्स को बेसिकली क्या है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर कील जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि रेप्टाइल्स के अंदर कील नहीं प्रेजेंट होता, तो यहाँ पर भी कील नहीं है, यानी रेप्टाइल्स के जैसे कैरेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक हैंड के अंदर, यहाँ पर जो इसका हर एक हैंड है उसके अंदर आपको
3 फ्री क्लॉड फिंगर्स देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पर आपको 3 इस तरीके से फ्री क्लॉड फिंगर्स देखने को मिलेंगे, यानी इन फिंगर्स के आगे नाखून जैसे स्ट्रक्चर क्लॉज प्रेजेंट होता है और दोनों हाथ में 3 इस तरीके से क्लॉड फिंगर्स देखने को मिलेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। और इन फिंगर्स के अंदर जो फैलेंजेस होते हैं उन फैलेंजेस के नंबर 2, 3, 4 हो सकते हैं, यानी जो पहला वाला होगा उसके अंदर 2 फैलेंजेस होंगे, यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फैलेंजेस को। उसके बाद इसको किस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में, और लास्ट वाले को किस में डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से 4 पार्ट में फैलेंजेस को डिवाइड कर सकते हैं। चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो हाथ वाला जो लिम्ब है, हैंड लिम्ब है, उसके अंदर जो आपका आगे वाला जो लिम्ब है उसके अंदर कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच में किसी भी तरीके का फ्यूजन नहीं होता, वो फ्री होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर की जो कार्पस और मेटाकार्पस है उनके अंदर फ्यूजन देखने को नहीं मिलता, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो आपका पेल्विक गर्डल होता है उसके अंदर इलोंगेटेड इलियम होता है। पेल्विक गर्डल का मतलब बैक वाला जो होता है उसको गर्डल वाले को पेल्विक गर्डल बोलेंगे। उसके अंदर जो इलियम है उसका साइज बड़ा होगा, इलियम होगा, और जो प्यूबिस है वो पीछे की तरफ डायरेक्टेड होगा, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इनका जो ब्रेन होता है वो काफी सिंपल होगा और उसके अंदर क्या है, सिलेंड्रिकल सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपको देखने को मिल जाएगा, और वहां पे क्या है, जो सेरिबेलम है वो अनएक्सपेंडेड फॉर्म में होता है। तो ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। सो आई होप आपको ये जो रेप्टिलियन कैरेक्टर्स है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो था पूरा का पूरा रेप्टिलियन कैरेक्टर्स की कौन कौन से जो रेप्टाइल्स के कैरेक्टर हैं वो आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर आपको दिखते हैं। ठीक है, सो सारे हमने रेप्टिलियन कैरेक्टर को डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको सारे जो रेप्टिलियन कैरेक्टर है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी जो आर्कियोप्टेरिक्स है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बर्ड से मैच करते हैं, अब उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एवियन कैरेक्टर यानी बर्ड के कैरेक्टर आसानी से देखने को मिल सकते हैं। पहले कौन सा कैरेक्टर है कि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, आपको फेदर्स देखने को मिलता है। सो इनकी जो पूरी बॉडी है वो कवर्ड होगी वेल डेवलप्ड कॉन्टर ऑफ फ्लाइट फेदर्स, यानी क्या है, फेदर से या पंख से ढकी हुई होती है। ये चीज आपको याद रखना है। आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर जो इनका फोरलिम्स होता है, ठीक है, फोरलिम्स मॉडिफाइड हो जाता है आपके विंग्स के अंदर, या फोरलिम्स के अंदर बेसिकली मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाता है और वो विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और विंग्स के अंदर आपको रिमेजेस देखने को मिलते हैं, यानी इस तरीके के फेदर्स देखने को मिलते हैं। और बेसिकली उसके अंदर क्या है, आपको 3 डिजिट्स भी देखने को मिलेंगे, इस तरीके से 3 उंगली भी देखने को मिल जाती हैं। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इनके टेल के अंदर आपको रिट्रेसेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो अकेला ये जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर है इसको रेक्ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, रेक्ट्रेसेस होगा, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, 2 लेटरल रो में अरेंज होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 2 लेटरल रो में अरेंज होते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्कल होता है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनेटली कैसा होगा, लार्ज होगा और मोनोकॉन्डाइलिक होगा, यानी यहाँ पर एक इस तरीके से कॉन्डाइल होगा, एक्सिस प्रोवाइड करेगा और इसके अराउंड स्कल क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो जिस तरीके से बर्ड्स का जो स्कल होता है मोनोकॉन्डाइलिक, वैसा यहाँ पर भी आपको जो स्कल है वो मोनोकॉन्डाइलिक देखने को मिलता है विद अ लार्ज राउंड ब्रेन केस। और यहाँ पे जो ब्रेन केस कैसा होता है, राउंड होता है, ये चीज आपको याद रखना है, विद लार्ज ऑर्बिट्स एंड इंटीमेट फ्यूजन ऑफ बोन्स, और जो कि एक फ्यूजन यानी जो इनका जो स्कल है वो बोन्स के फ्यूजन से बनता है और उन फ्यूजन्स को हम देख भी नहीं पाते, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे जो जॉ है वो इलोंगेट हो जाते हैं, किसके फॉर्म में, बीक्स की फॉर्म में इलोंगेट हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो गर्डल्स के बोन्स होते हैं और लिम्स के, वो क्या होते हैं, इमिनेंटली बर्ड लाइक होंगे, यानी जो गर्डल्स होते हैं बिल्कुल बर्ड के जैसा होता है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे जो स्कैपुला प्रेजेंट होगा वो इलोंगेटेड होता है और उसके अंदर कर्व देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पे जो क्लेविकल्स होते हैं वो फ्यूज होके वी शेप फर्कुला का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो आगे के जो 2 क्लेविकल हैं वो वी शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको फर्कुला बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फर्कुला। अब ये फर्कुला, कील जैसा जो नेम मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसको एक बार जाके आप जो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एवीज वाला जो मेरा लेक्चर है उसको एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे कि ये जो टर्म्स हैं कि फर्कुला बोन्स क्या होता है, कील क्या होता है, सिनसेक्रम क्या होता है, इस तरीके के जो टर्म्स है वो आपको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो टीबिया और फिबुला है वो सेपरेट होता है। ठीक है, टीबिया फिबुला क्या होगा, सेपरेट होगा, और फुट के अंदर जो टार्सो मेटाटार्सस होता है वो आपस में फ्यूज होगा, जिसके अंदर आपको 4 क्लॉड
टो देखने को मिल सकता है, यानी टोटल 4 टॉ देखने को मिलेगा और उसके अंदर लगभग 2 3 4 5 फेलेंजेस देखने को मिलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हॉलेक्स बोलते हैं और हॉलेक्स पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा, तो ये पीछे वाला जो इस तरीके का जो लेग होता है दिस इज कॉल्ड एज हॉलेक्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स है वो प्रेजेंट होगा आइज के अंदर, तो ये चीज आपको याद रखना है कि आइज के अंदर स्क्लेरोटिक ऑसिकल भी देखने को मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड्स के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि आर्क्योप्टेरिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई टर्म है ऐसा जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, सो अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस या इसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अगर हम आर्क्योप्टेरिक्स की बात करें तो आर्क्योप्टेरिक्स बेसिकली क्या है, रेप्टिलियन और एवियन कैरेक्टर यानी बर्ड के कैरेक्टर दोनों को ही शो करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो आर्क्योप्टेरिक्स है इसको हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो आर्क्योप्टेरिक्स है वो मॉडर्न बर्ड का डायरेक्ट एंसेस्टर है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट एंसेस्टर या इमीडिएट एंसेस्टर इसको नहीं बोला जा सकता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम आर्क्योप्टेरिक्स से फेदर्स को हटा दें, अगर हम फेदर्स को हटा दें तो ये मैक्सिमम इसके जो जनरल कैरेक्टर्स है वो आर्क्योसॉरियन रेप्टाइल से ज्यादा मैच करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये भी चीज ध्यान रखना है कि ये जो आर्क्योप्टेरिक्स है वो डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि आज का जो मॉडर्न बर्ड है, मॉडर्न बर्ड इस आर्क्योप्टेरिक्स से डायरेक्टली मैच नहीं कर सकता। आर्क्योप्टेरिक्स के अंदर हुआ होगा कि समय के साथ बहुत सारे बदलाव आए होंगे, उसके बाद जाके वो मॉडर्न बर्ड में कन्वर्ट हुआ होगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, यानी आर्क्योप्टेरिक्स को हम इमीडिएट डिसेंडेंट नहीं बोल सकते, ये चीज आपको याद रखना है। ये इमीडिएट नहीं है कि यानी कि जो आज मॉडर्न बर्ड है, मॉडर्न बर्ड से पहले क्या रहा होगा आर्क्योप्टेरिक्स, उसके बाद उससे पहले क्या रहा होगा रेप्टाइल, ऐसा नहीं बोल सकते, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमने ऐसा माना कि ये जो आपका क्रिटेशियस बर्ड है, जो क्रिटेशियस पीरियड में जो बर्ड है, जैसे कि अगर हम बात करें हेस्पेरोनिस हो गया, उसके बाद इथियोर्निस हो गया, ये क्या है, वह डिस्टिंक्टली बर्ड एक्सेप्ट दे हैड प्रिमिटिव रेप्टाइल लाइक टीथ, यानी ये जो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर थे आपके हेस्पेरोनिस हो गया या फिर इथियोर्निस हो गया, ये बिल्कुल बर्ड जैसे स्ट्रक्चर को शो कर रहे थे, बट इनके अंदर क्या एक एक्सेप्शन बन सकता था कि यहाँ पर एक रेप्टाइल लाइक टीथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी बेसिस पे जो आर्क्योप्टेरिक्स है उसको हम क्या करते हैं, एक सेपरेट सब क्लास के अंदर रखा जाता है और वो क्या होगा, नियो ऑर्निथीज हो जाएगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।